और आज बाजार की चाल इन आईटी कंपनियों के बल पर ही मजबूत हुई है। इन्फोसिस ने उस तेजी की शुरुआत की, उसके बाद विप्रो और अब टेक महिंद्रा, ये तीन दिग्गज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जोश डाला है आईटी सेक्टर में। और ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी हाथ आज काफी बड़ा है, इसीलिए 1% की बढ़त पर निफ्टी 10,850 के आसपास मंडरा रहा है। अगर आप निफ्टी बैंक का हाल देखें, यहाँ पर भी 133 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। इस आधे घंटे में हम फोकस करेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में आप इस समय ट्रेड लेकर चल सकते हैं, और खासा ध्यान मिड कैप इंडेक्स पर दिया जाएगा। कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता दूं मार्केट की। सेंसेक्स निफ्टी की हमने बात कर ली, लेकिन आईटी और तेल गैस इस पे सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप मिड कैप में देखें तो मिड कैप आईटी में भी धीरे धीरे करके निचले लेवल से थोड़ा सा रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनिंदा छोटे बैंक है और एनबीएफसीज है जहां पर आज ट्रेंड कुछ मजबूती का। इस बाजार में फिर क्या अप्रोच रखनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं प्रकाश कावा से। प्रकाश, आफ्टरनून तेजी का तो दिन है, अब इन लेवल्स के आगे किस स्तर पर आपकी नजर, अगर इस समय निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं तो वो क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि जो आज हो रहा है वो एक शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। मुझे लगता है अगर यहीं पर भी अगर बंद हो जाता है तो कल एक अप मूव मिलना चाहिए और भी तेज़ी नज़र आती है। 10,900 का एक लक्ष्य है, मुझे लगता है वहाँ तक जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आज के लो का है, करीब कह सकते हैं अराउंड 10,750 770 के। बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी अगर क्लोज मिल जाता है तो यहाँ पर फिर कल शॉर्ट स्क्वीज होगा। अभी भी शॉर्ट स्क्वीज ही हो रही है, लेकिन ठीक लगता है कल जो बाउंस हुआ है 27,176 के आसपास, वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, तो अभी यहाँ पर भी ठीक ही नज़र आता है। ओके, तो मजबूती का दिन है। होपफुली आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर और नई तेजी की पोजीशंस जुड़ती हुई दिखाई देंगी। अच्छा, आपने कौन सा स्टॉक पिक किया है इस समय, क्या ट्रेड लेंगे प्रकाश? दो स्टॉक्स दोनों ऑन द लॉन्ग साइड। एक तो है बॉम्बे डाइंग, बढ़िया लगता है, 3-4 दिनों से एक अच्छा आप मुंह देख रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिला है, टेक्निकल टारगेट्स ऑन द अपसाइड 130 के हैं, इसे 1-2 दिन लग सकता है, स्टॉप 119 का होगा, तो बॉम्बे डाइंग में एक तेजी नजर आती है। दूसरा है HCL टेक, आज आईटी क्षेत्र में हरकत है, बहुत अच्छा आप मुंह मिला था, TCS में भी मिला है, इन्फोसिस में मिला है। HCL टेक नेक्स्ट है, यहाँ पर अच्छा बेस बना हुआ है, इसका टेक्निकल टारगेट 970-75 हो सकता है, स्टॉप होगा 937। ओके, तो ये फिलहाल आपके सामने HCL टेक और बॉम्बे डाइंग, ये दो ट्रेड्स जो इस समय आप अमल में रख सकते हैं, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। चलिए वरुण को जोड़ लेते हैं। पहले वरुण से समझेंगे कि मिड कैप में क्या हाल है, और उसके बाद आज जो कंपनियों के नंबर्स आने वाले हैं उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, ये भी समझेंगे। वरुण, पहले मिड कैप्स का हाल। देखिए, हाल तो अच्छा है, 60-65 पॉइंट के आसपास की बढ़त है। हालांकि ऊपरी स्तर से कुछ गिरावट जरूर आई है, लेकिन अभी भी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। देखिए, अभी करीब 70 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। जिन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी है उसमें गुजरात गैस का काउंटर है। इनफैक्ट आज तो इसकी स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है, एडजस्टेड देखिए 7.5% के आसपास की तेज़ी। कैस्ट्रॉल, गॉडफ्रे, फिलिप्स, इनफैक्ट जो सिगरेट कंपनीज है गॉडफ्रे और गोल्डन टबैको, दोनों को मैं देख रहा था, दोनों स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी। और इंडिया सीमेंट में करीब 3-3.25% के आसपास के गेंस है। फोकस में कुछ स्टॉक्स है, उसमें सबसे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक। CLSA ने इस काउंटर में खरीदारी की सलाह दी है, 50 रुपये का प्राइस टारगेट दिया गया है। स्टॉक में देखिए 6.5% के आसपास की तेजी। ICICI सिक्योरिटीज, नतीजों के बाद स्टॉक की धुलाई होती हुई करीब 6.25%। और जेट एयरवेज आज काफ़ी वॉलेटाइल है, ऊपरी स्तर से स्टॉक फिर भी ठंडा हो चुका है, अब करीब 1% के आसपास के गेंस है। सेक्टर जो आज चमके हैं उसमें सबसे पहले तो IT, वहाँ साइंट जैसे काउंटर्स है, KPIT टेक्नोलॉजीज, जेंसर टेक्नोलॉजीज जैसे काउंटर में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो NBFC काउंटर जो है वहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी आज देखने मिल रही है। मैग्मा फिनकॉर्प, L&T फाइनेंशियल होल्डिंग, मैक्स फाइनेंशियल जैसे काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी है। और रियल एस्टेट काउंटर्स, यहाँ भी अच्छे खासे गेंस है। प्रेस्टीज एस्टेट, ओबेरॉय और शोभा जैसे काउंटर में करीब 4 से 5-5% के आसपास के गेंस देखे जा रहे हैं। तो ये 3 टॉप सेक्टर्स है जहाँ खरीदारी हो रही है। लेकिन जिन स्टॉक्स में आज दबाव में कारोबार हो रहा है उसमें करूर वैश्य बैंक जैसे काउंटर है जहाँ आज करीब 1% के आसपास की गिरावट है। सीएट, मदरसन सुमी और वोल्टास जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहाँ गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। ओके, तो कुछ मंदी और कुछ तेजी के ट्रेड्स दोनों देखने को मिले हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस स्क्रीन पर आ रहा है और इसमें आप देखेंगे कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है 24 जनवरी को। NCD के जरिए, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए 10,000 करोड़ रुपए उठाने की बात चल रही है। वो स्टॉक इस समय भागने लगा है, थोड़ा सा एक्शन इसमें लौटा है। याद रखिए, लगातार एक खबरें हैं कि PNB हाउसिंग फाइनेंस में हिस्सेदारी बेचने वाला है बैंक PNB। वो डिले हो रही है प्रोसेस और अब कंपनी को फंड्स की जरूरत है, तो यहाँ पर ये फिलहाल फंड रेज कर रहे हैं 10,000 करोड़ का।
एनसीडीज के जरिए। इस पर आएंगे अगर कुछ बड़ा मूव देखने को मिलता है। बहुत हल्का एक्शन आया है, लेकिन एक स्टॉक रेडार पर है हम, क्योंकि इतने बुलिश हैं आज आईटी पर। HCL टेक की बात हुई, टेक महिंद्रा का मैंने जिक्र किया, इन्फोसिस तो चला ही है। मिड कैप में देखेंगे तो KPIT टेक्नोलॉजीज, इसके नतीजे आने वाले हैं। KPIT टेक्नोलॉजीज में थोड़ा सा ट्रैक्शन है, वायदे बाजार का प्लेयर है तो इसमें इंटरेस्ट भी रहता है। स्टॉक देखिए 2% ऊपर। अब नंबर से उम्मीद क्या करें, क्योंकि दो दिग्गजों ने अलग अलग तस्वीर पोस्ट की है, चाहे TCS हो या फिर इन्फोसिस। अब मिड कैप IT में क्या आएगा निकल कर, वरुण बताइए इस कंपनी का क्या हाल रहेगा? देखिए, माना जा रहा है कि इस कंपनी के नतीजे अच्छे होंगे और खासकर सीजनल वीक क्वार्टर में आय में करीब रूपी रेवेन्यूज में 2.7% के आसपास की बढ़ोतरी और डॉलर आय में करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। याद रखें, दिग्गजों में मार्जिन्स में दबाव था, लेकिन माना जा रहा है कि इस कंपनी के मार्जिन्स जो है उसमें एक अच्छा खासा सुधार होगा। वैसे भी मैनेजमेंट ने कहा था कि उनका जो गाइडेंस है 12 से 12.5%, वहाँ 11.5 से 12.5%, उससे ज़्यादा मार्जिन से डिलीवर करेंगे और फर्स्ट हाफ में उन्होंने डिलीवर किया भी है। और इस बार माना जा रहा है कि 13.6% से मार्जिन बढ़ के करीब 13.8% के आसपास आ सकते हैं। तो जहाँ दिग्गजों में कुछ हद तक मार्जिन में आपको दबाव देखने मिला था, हो सकता है कि KPIT जैसे मिड कैप IT कंपनीज में मार्जिन में आपको अच्छा खासा सुधार देखने मिले। मुनाफा ज़रूर आपको कुछ गिरता नजर आएगा, इनफैक्ट फ्लैट रह सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बढ़ते टैक्स और हो सकता है कि इसको कुछ फॉरेक्स लॉस झेलना पड़े, जिसके कारण मुनाफा फ्लैट रह सकता है। लेकिन देखिए, नतीजों के अलावा एक और चीज़ है जिस पे बाजार नज़र रखेगा, वो है बिरला सॉफ्ट के साथ जो इनका मर्जर और डीमर्जर होने वाला है, उसको लेके कोई भी अगर अपडेट निकल के आता है, उस ट्रांजैक्शन को लेके कुछ भी अपडेट निकल के आता है तो ये भी जानना होगा। लेकिन नतीजे जहाँ तक है अच्छे रहेंगे। ओके, तो अच्छे नतीजों की उम्मीद यहाँ पर है। 153 करोड़ का EBITDA देखने को मिल सकता है, तो ग्रोथ तो डेफिनेटली रहेगी। प्रकाश, कोई प्री नंबर्स ट्रेड लेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि KPIT का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200-205 के आसपास है। कल का जो नेगेटिव मूव था वो आज तो नेगेट हो चुका, मतलब अब मूव ऑन है, लगता है बेस बढ़िया है। इसका टेक्निकल टारगेट 215 से 220 तक हो सकता है, लेकिन अब इतना बड़ा हुआ है, स्टॉप डीप चाहिए 205 का, इसलिए क्वांटिटी कम कर सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं यहाँ पर। ओके, और टारगेट क्या रहेगा? 215 से 220। 215 से 20 ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद अगर कुछ बढ़िया निकल कर आए तो एक्शन भी देखने को मिल सकता है। ये फिलहाल KPIT का जिक्र हुआ, इस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन हम बजट से ज़्यादा दूर है नहीं, चंद ही दिन बाकी है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट ही सही, लेकिन बजट पेश जरूर होगा और अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग मांगे हैं। CNBC आवाज़ वही मांगे एक मंच पर लेकर आ रहा है। कई सारे इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से लगातार हमारी बात हो रही है। आज हमारे साथ जुड़ गए श्रीमारू एंटरटेनमेंट के CEO हिरेन गड़ा। हिरेन जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। एंटरटेनमेंट स्पेस में हमने देखा है GST के तहत सरकार ने कई अलग अलग कदम उठाए और GST को थोड़ा सा रैशनलाइज भी किया है। इसको अगर छोड़ दें तो क्या इस इंटरिम बजट में आपकी कुछ बड़ी एक्सपेक्टेशन है, कुछ बचा जो किया जा सकता है? ओवरऑल GST जो थिएट्रिकल पे टिकट्स पे कम हुआ है, ये बहुत अच्छी एक मूव रही है, क्योंकि इससे जो रेवेन्यू निकल के आता है फिल्म्स का वो अच्छा देखने को मिला, क्योंकि नहीं तो इसको सिन कमोडिटीज़ के साथ इसकी तुलना हो रही थी, जबकि ये काफ़ी मास एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पूरी इंडस्ट्री ने इसका स्वागत किया है और धन्यवाद दिया है गवर्नमेंट को। इसके अलावा बाकी जो है अभी जैसे इनकम टैक्स वगैरह में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है पहले कि कैसे टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करके करेंगे। वो एक जनरल है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, पर इससे जरूर इंडस्ट्री को एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में अभी जैसे जैसे फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो परफॉर्मेंस और प्रॉफिट्स सबके बढ़ रहे हैं, तो कंप्लायंस काफ़ी अच्छा हुआ है इंडस्ट्री का पिछले कई सालों में हम लोगों ने जो नोट किया है। तो इससे टैक्स रेट्स और कम होने की गुंजाइश ज़रूर है। ये एक चीज़ है। इसके अलावा इंटरिम बजट में इस समय मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा
हम कोई कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आप सुनेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए आपने, अच्छा फिर कंपनी पर आते हैं सर, क्योंकि बजट के लिहाज से आप कह रहे हैं ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट होगी नहीं। आपने हाल ही में एक अग्रेसिव प्लान सामने रखा है अपनी डिजिटल सर्विसेज के लिए, वहां से आप लार्जली किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस समय आपका रेवेन्यू शेयर 27% है, उसको एट द एंड ऑफ दिस फिस्कल एंड नेक्स्ट फिस्कल किन लेवल्स तक ले जाने का आपका प्रयास रहेगा? डिजिटल बिजनेस हमारे लिए पिछले 3-4 सालों में करीब 35 से 40% ग्रो हुआ है, और लेकिन अभी जो बेस ज़्यादा बन गया है, मतलब कंपैरेटिवली, तो इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है उसकी प्रोजेक्शन है वो 20 से 25% की है। तो हमारी उम्मीद है इंडस्ट्री से 5% ज़्यादा ग्रो होने की, तो वो उस हिसाब से हम 28, 30, 32% की उम्मीद रखेंगे अगले 2 या 3 सालों में ग्रो होने की। उसके लिए कुछ खास पहल आप करेंगे या फिर ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगी? नहीं, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे एक तो हमने अभी अनाउंस किया है, जो हम OTT लॉन्च कर रहे हैं हमारा शिमारू मी, उसका हमने नाम, लोगो सब अनाउंस किया है, और कोशिश है हमारी कि इस जनवरी टू मार्च क्वार्टर में इस OTT को लॉन्च करेंगे। इसके कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स हमारे अभी चल रहे हैं इंडिया में, इंटरनेशनली, दोनों तरफ। ओके। तो ये एक डिजिटल ओनली, जिसको कह सकते हैं, एक स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा बाकी के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो इकोसिस्टम है, उसमें हम बहुत ही क्लोजली हम उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि यूट्यूब है या और कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं जी। और वहाँ पे हमारा कंटेंट जो सिंडिकेट हो रहा है और वहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है, तो ये सब मिला करके उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छे लेवल पे रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हिरेन हमारे लिए समय निकालने के लिए और तमाम डिटेल्स देने के लिए। तो ऑफ कोर्स डिजिटल बिजनेस में एक और नाम जुड़ता हुआ शिमारू भी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, यानी कि मोबाइल ऐप के जरिए या फिर दूसरे आईपैड या दूसरे गैजेट्स के जरिए आप इस OTT प्लेटफॉर्म में कंटेंट देख पाएंगे। जैन टू मार्च क्वार्टर में ये लॉन्च होगा, यानी कि Q4 में ये लॉन्च होगा। स्टॉक आपके सामने 1.5% ऊपर। अब गियर शिफ्ट करते हैं और ई व्हीकल्स की तरफ चढ़ते हैं, और क्योंकि ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर सेस लगाएगी। इसके लिए एक पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। अब क्या डिटेल्स हैं इसके, रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। फी बेट पॉलिसी क्या है रोहन? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी के लिए भी क्या तैयारी की जा रही है, और ये सेस की जो आप खबर दे रहे हैं, इसका डिटेल समझाएं प्लीज। जी, जो सेस का जो प्रस्ताव था वो नीति आयोग की तरफ से आया था कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पे हम सेस लगाएं और उससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दें। इस पर जो सचिवों का समूह है उस पर सहमति बन गई है, और इसके अलावा कई सारे और भी सुझाव दिए गए हैं। जो फीबेट का प्रस्ताव है उसमें 2 व्हीलर्स पे 500 रुपये और 4 व्हीलर्स पे 12,000 रुपये तक का प्रस्ताव था, जिस पर कि लगभग सभी सचिव जो हैं वो सहमत दिखे हैं इसको, और जल्द ही इसके बाद इसका जो कैबिनेट नोट है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे और भी चीज़ों की सिफारिश की गई है जो सचिवों का समूह है उसकी तरफ से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, जिनमें कि जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाने के लिए या फिर बैटरी को बनाने के लिए, उनमें बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की जाए, इसका सुझाव दिया गया है। जो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेंगी या उनके जो कंपोनेंट्स बनेंगे उनमें GST रेट्स को कम करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस से पूरी तरह से छूट देने की बात कही गई है, ताकि जो कन्वेंशनल गाड़ियां हैं पेट्रोल डीजल वाली, उनके बराबरी में कुछ आ सके उनकी जो कीमतें हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर प्रति किलोमीटर लीज पर राज्य सरकारों को लेने को कहा गया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा गया है कि भारत के लिए अपना एक अलग इंडिजिनस चार्जिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, और BIS को इसके लिए काम करने को कहा गया है। फीबेट से जो पैसे आएंगे सरकार का मानना है कि वो काफ़ी होगा
न सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बल्कि जो बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, और 1.8 गीगावाट आवर बैटरी काफ़ी होगी इससे जमा पैसे से। और इसके लिए नीति आयोग एक फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम लेकर आएगा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम में जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम होगा उसमें तमाम तरह के गीगा फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, जिसमें कि जो काफ़ी हो गया अगले कई सालों तक के जो हमारा बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सारी ज़रूरतें पूरी की जा सकेगी। और वर्ल्ड बैंक से भी $300 मिलियन की मदद ली जाएगी भारत के ईवी प्रोग्राम के लिए। ये सारी सिफारिशें जल्द ही एक रिकमेंडेशन जो है वो ईवी पॉलिसी का एक हिस्सा बनेगा। ओके, ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस समय रोहन हमारे लिए लेकर आए हैं। ईवी पॉलिसी की पूरी तैयारी और ढेर सारी चीजें यहाँ पर है, और उसमें ऑफ कोर्स नीति आयोग ने सिफारिश की है कि पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों पर सेस लगाइए ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। शुक्रिया रोहन इस अपडेट के लिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स अश्विनी गुजराल से बात होगी और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स आपके लिए स्पॉट करेंगे, लेकिन एक और आइडिया आपको दे देते हैं और अब फोकस करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेड्स पर। अश्विनी गुजराल हमारे साथ जुड़ गया। अश्विनी, गुड आफ्टरनून। मूड तो थोड़ा बेहतर ही दिखाई दे रहा है आज के दिन, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी तेजी के पोजीशंस, कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी अब अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं। कोई फ्रेश आइडियाज इस समय? देखिए, फाइनेंशियल्स में थोड़ी सी जो है बुलिशनेस कम नज़र आती है, और अगर फाइनेंशियल्स की पार्टिसिपेशन भी होती अच्छी तो शायद और तेज़ी आ पाती, लेकिन फ़िलहाल जो है लगता है कि फाइनेंशियल्स कुछ समय तक लैग करेंगे। बाकी निफ्टी में 10,770 होल्ड होना चाहिए, और देखते हैं कितनी दूर तक ये जा सकता है। 10,900 से ऊपर जो है अगली तेज़ी निफ्टी में आएगी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में थोड़ा पिकअप अगर नहीं आता और ऐसे ये 100-125 की रेंज में ही रहता है तो यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है, और इस रन में शायद निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। तो फिलहाल जो है औरो फार्मा में बाय नज़र आता है, 775 का स्टॉप और टारगेट 800 का। ICICI बैंक में सेल कर सकते हैं, 375 स्टॉप, टारगेट 360 का, और कैनरा बैंक में सेल कर सकते हैं 281 का स्टॉप और 268 का टारगेट। ओके, तो फाइनेंशियल्स में कैनरा बैंक, ICICI बैंक का एक सेल है, लेकिन औरो फार्मा पर अश्विनी की नजर गई और इसमें तेजी की पोजीशन का ले लीजिए। शुक्रिया अश्विनी। आगे दोपहर में आपसे और बात करेंगे। इनफैक्ट औरो फार्मा का जिक्र प्रकाश से और मैं भी इनफैक्ट अभी बात कर रहे थे कि इस पर चर्चा करनी चाहिए। आपका टारगेट क्या होगा प्रकाश? 795-800 तक मुझे लगता है जाना चाहिए औरो फार्मा, और स्टॉप होगा करीब 775 का। तो दो जानकार कह रहे हैं औरो फार्मा में मोमेंटम है, इस समय वो स्टॉक चल भी रहा है। अच्छा, एक और काउंटर अदानी पोर्ट का, इसमें भी एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला है प्रकाश, पिछले कुछ मिनटों में तेजी पकड़ रहा है। टारगेट क्या रहेगा इसके लिए? मुझे लगता है टारगेट 390 से 395, ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 377। अडानी पोर्ट्स में एक बाइंग बनता है, और ये आज के लिए टारगेट से 390 वाले? बिल्कुल, मुझे 390 बहुत अचीवेबल लगता है टारगेट अडानी पोर्ट्स। तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह, अडानी पोर्ट में तेजी करके चले, 390-95 का टारगेट, और औरो फार्मा 795-800 के टारगेट के लिए तेजी का व्यू इस समय है। बॉन्ड के जरिए करीब $90 करोड़ जुटाने की योजना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC की है। वो स्टॉक आज लगभग 1% ऊपर। चलिए इसी के साथ लेंगे एक ब्रेक। शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, आज शाही स्नान के साथ प्रयागराज में कुंभ का आगाज हो चुका है, तो वहीं से आप कुछ तस्वीरें देखिए।